इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए संदेशे आते हैं हमें। दोस्तों आज हम बॉलीवुड के एक ऐसे सिंगर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपने घमंड की वजह से अपना करियर तबाह कर लिया। राजनीति कैसे किसी मशहूर इंसान को ले डूबती है, इसका जीता जागता सबूत देखना है तो आप नाचीज गायक सोनू निगम को देख सकते हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। जिस म्यूजिक कंपनी ने बॉलीवुड में इन्हें पहला ब्रेक दिया उसी से ले लिया था पंगा और कर लिया अपना करियर तबाह। बॉलीवुड के इतने बड़े सिंगर सोनू निगम ने ऐसा क्यों किया? कभी सोचा है कि इतना बड़ा सिंगर अचानक हिंदी सिनेमा से कैसे गायब हो गया? बॉलीवुड के आकाश में अकेले सूर्य की तरह चमकने वाला इस मशहूर गायक को घमंड कैसे ले डूबा? तो चलिए पूरी कहानी सुनाते हैं। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा। सोनू निगम हरियाणा फरीदाबाद में 30 जुलाई 1973 के दिन पैदा हुए थे। कम ही लोगों को पता होगा कि इनके पिता अगम कुमार निगम अपने जमाने के गायक हुआ करते थे। इसी वजह से सोनू को गायकी तो विरासत में मिल गई थी। इनके पिता उस जमाने में शादियों और पार्टियों में गाया करते थे। जब सोनू महज 4 साल के थे तो एक दिन वो अपने पिता के साथ स्टेज पर पहुंच गए। मोहम्मद रफी के बड़े चाहने वाले थे तो उनका एक मशहूर गीत क्या हुआ तेरा वादा गा दिया। क्या हुआ तेरा वादा। 4 साल के बच्चे की आवाज ने लोगों पर जादू कर दिया। इनके पिता तो इतने प्रभावित हो गए कि फिर जिस भी पार्टी या शादी में जाते वो सोनू को जरूर लेके जाते। बाप बेटे की जोड़ी कमाल करने लगी। सोनू संगीत प्रतियोगिता में भी भाग लेने लगे। मगर आप सोच रहे होंगे कि फरीदाबाद से स्टेज शो और रामलीला में गाने वाला ये गायक मुंबई का इतना मशहूर गायक कैसे बन गया? ये किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगम कुमार निगम अपने बेटे की प्रतिभा समझ चुके थे। उन्होंने एक दांव खेला। जब सोनू निगम महज 18 या 19 साल के थे तभी फरीदाबाद उन्होंने छोड़ दिया और उनको लेकर मुंबई चले आए। सोनू निगम गाते तो बड़ा मधुर थे मगर किसी भी गायक को बड़ा बनने के लिए शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है। ये बात गायक होने की वजह से अगम कुमार बखूबी जानते थे। इसी वजह से वो अपने बेटे को सीधा लेकर मुंबई आ गए। सोनू निगम को असली सुर क्या होता है ये महान शास्त्रीय गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान ने सिखाया। वह अब संगीत में पारंगत हो चुके थे। बस वो एक ब्रेक की तलाश में थे और वह ब्रेक दिया टी सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार ने। ये धोखे प्यार के धोखे। उन्होंने एक बार सोनू निगम को गाते हुए देखा था। वो मोहम्मद रफी के गीत गाया करते थे। गुलशन कुमार उनके भीतर बेमिसाल गायक को पहचान गए थे। गुलशन कुमार जी ने सोनू निगम से बोला कि बेटा मैं तुमको एक बड़ा कलाकार बनाऊंगा। टी सीरीज कंपनी वैसे भी उस समय नए गायकों को मौका दे रही थी। गुलशन कुमार ने रफी की यादें नाम से एल्बम निकाला और सोनू निगम को उसमें पहला ब्रेक मिल गया। टी सीरीज के एल्बम में उनको थोड़ी पहचान दिला दी। 1990 की बात है। गुलशन कुमार जानम नाम की फिल्म बना रहे थे। उस समय सोनू की आवाज उनको बहुत पसंद आती थी। इस वजह से उन्होंने पहली बार गायक को बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर का मौका दे दिया। सोनू निगम ने गाना तो गाया मगर अफसोस कि ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। मगर 2 साल बाद टी सीरीज की फिल्म से पहली बार उन्होंने हिंदी सिनेमा में गायकी में कदम रखा और इस फिल्म का नाम था आजा मेरी जान और उनका पहला गीत बना वो आसमां वाले। इस शो ने सोनू को थोड़ा नाम दे दिया। मगर जिस फिल्म ने उनको बॉलीवुड के टॉप सिंगर के लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया वो फिर गुलशन कुमार ने ही उनको दी। ये बात 1995 की है। गुलशन कुमार अपने भाई किशन कुमार को लेकर एक फिल्म बना रहे थे। उन्होंने नितिन मुकेश और उदित नारायण जैसे दिग्गजों के साथ सोनू को भी प्लेबैक सिंगर का मौका दे दिया। फिल्म थी बेवफा सनम और इसके रिलीज होते ही सोनू निगम उदित और नितिन मुकेश जैसे दिग्गजों पर भारी पड़ गए। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का ये गीत ये धोखे प्यार के धोखे और ये धोखे प्यार के धोखे गीत ने उनको रातों रात टॉप सिंगर बना दिया। मगर अभी तो शुरुआत बाकी थी। 2 साल बाद फिल्म आई बॉर्डर। इसमें सोनू निगम ने एक गीत गाया, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। संदेशे आते हैं
हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है। इस गीत से उन्होंने बॉलीवुड में धूम मचा दिया। अब तो सोनू निगम कामयाबी के उस रथ पर बैठ गए जो कभी पीछे मुड़ नहीं सकता था। और उन दिनों प्राइवेट एल्बम का जमाना था, हर बड़ा सिंगर अपनी एल्बम निकाल रहा था और सोनू निगम ने भी अपनी किस्मत आजमाने की योजना बनाई। साल 1999 में उनकी पहली प्राइवेट एल्बम आई, किस्मत बुलंद हुई। आते ही एल्बम पूरे भारत के संगीत प्रेमी युवाओं के बीच छा गई। एल्बम का नाम था दीवाना। इसके एक एक गाने उस दौर के युवाओं के सिर पर चढ़कर बोलने लगे। अगले 3 साल सन 2000 में उन्होंने एक और एल्बम रिलीज किया, नाम था जान। इस एल्बम की लोकप्रियता ने तो दीवाना को भी पीछे छोड़ दिया। लड़कियां तो अब सोनू की ऐसी दीवानी हो गई कि उनके घर पर लाल स्याही से लिखे उनके घर पर लव लेटर पहुंचने लगे। हमें जब से मोहब्बत हो। अब तो सोनू भी जिस गाने को गा देते वो हिट हो जाता था। साथ ही फिल्म का टाइटल सॉन्ग कल हो या ना हो, फिल्म का टाइटल ट्रैक उनको 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। कल हो या ना हो के लिए तो वो राष्ट्रीय पुरस्कार तक जीत चुके थे। इसके अलावा वो ना जाने कितनी बार फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट किए गए। कभी चंद रुपयों के लिए शादी में गाने वाले सोनू की फीस अब एक एक गीत के लिए लाखों रुपए चार्ज कर रही थी। वो कामयाबी के 7वें आसमान पर पहुंच गए। इसी बीच राजकुमार कोहली जैसे डायरेक्टर ने उनको अपनी फिल्म जानी दुश्मन में एक्टिंग करने का मौका दे दिया। मगर दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि वो अचानक बॉलीवुड से गायब कैसे हो गए। तो दोस्तों, उनके गायब होने की कहानी हम आपसे साझा करते हैं। उनके निजी जिंदगी के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। साल 1995 में सोनू एक कार्यक्रम में गए हुए थे। यहाँ उनकी मुलाकात एक बंगाली लड़की से हुई जिसका नाम था मधुरिमा। लड़की को गाने का शौक था। ऐसे में दोनों की दोस्ती हो गई। 7 साल तक दोनों एक दूसरे से मिलते रहे, बातें करते रहे और इनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। और फिर दोनों ने साल 2002 में शादी कर ली। इनका एक बेटा है जिसका नाम है निवान और वो भी गाने का शौक रखते हैं। अब बताते हैं कि सोनू अचानक बॉलीवुड से गायब कैसे हो गए। असल में कामयाबी का नशा और सफलता का घमंड उनका बॉलीवुड करियर ले डूबा। दोस्तों, जिसने सोनू निगम को टी सीरीज ने स्टार बनाया था वो बाद में उसी कंपनी से दुश्मन बन गए। वो टी सीरीज को संगीत माफिया बनाने लगे। गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार थे। सोशल मीडिया में खुलेआम लड़ने लगे। गुलशन कुमार की बहू दिव्या ने तो नाराज होकर उनको एहसान फरामोश तक कह दिया था। इतना ही नहीं, वो अभिनेता सलमान खान से भी झगड़ बैठे। सलमान खान की एक फिल्म में उनसे एक गीत गवाया गया था, मगर किन्हीं वजहों से ये गीत बाद में सलमान खान की आवाज में डब किया गया। सोनू निगम को ये बात जब पता चली तो वो भड़क उठे और सलमान खान का नाम लिए बगैर सोशल मीडिया पर जमकर निशाना साधा। बाद में सलमान खान ने भी उनको जवाब दिया, जिससे दोनों की आपसी लड़ाई जग जाहिर हो गई। इतना ही नहीं, साल 2010 में रोबोट फिल्म में एक गीत गाने के लिए महान संगीतकार AR रहमान उनके पास पहुंचे। सोनू ने उनको ये कहकर मना कर दिया कि वो ऐसे चीप गाने नहीं गाते थे और साथ ही उनको भी इससे दूर रहने की सलाह देने लगे। हद तो तब हो गई जब एक इंटरव्यू में रहमान की गायकी को 10 में से 2 नंबर देकर नया विवाद खड़ा कर दिया। AR रहमान 2 सिंगर। वही संगीतकार हिमेश रेशमिया के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। वो भी एक गीत लेकर उनके पास पहुंचे, मगर सोनू ने उन्हें भी चीप बोलकर गाने से मना कर दिया। इसके अलावा कभी अचानक विवाद, कभी देवी काली से राधे माँ की तुलना, तो कभी खुद को पाकिस्तानी गायक होने के बेतुके बयानों से अपने चाहने वालों का दिल तोड़ दिया। कामयाबी के घमंड में बड़ी म्यूजिक कंपनी, बड़े संगीतकारों और बड़े स्टार से पंगा लेना और बेवजह की राजनीति उनको ले डूबे। उनको म्यूजिक कंपनी ने तो काम देना ही बंद कर दिया। साथ ही अगर कोई म्यूजिक डायरेक्टर उनसे अपनी फिल्म में कोई गाना गवाना भी चाहता तो म्यूजिक कंपनी मना कर देती। बाकी रही सही कसर सलमान खान से दुश्मनी ने निकाल दी। वैसे 51 साल के सोनू निगम के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वो अपने परिवार के साथ शानदार जिंदगी जीते हैं। उनके पास मुंबई ही नहीं, दुबई जैसे शहर में भी बंगला है और करोड़ों रुपए की संपत्ति है। तो दोस्तों, सोनू निगम आपको कैसे लगते हैं? उनकी कौन सी फिल्म का गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है और उनका कौन सा एल्बम आपको पसंद है? आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।